प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये सारी बातों का जिक्र कर रहे थे हम लोग। ये यहाँ से हम लोग चल रहे थे। तो हिना मलिक हमारे साथ हैं, पूजा कुमारी जुड़ चुकी हैं, रागिनी यादव जुड़ चुकी हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि हमारी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं, आज के सेशन का शुभारंभ करते हैं। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? ठीक है, चलिए। तो हमने पोल के बारे में बात करी थी कि पोल क्या होता है। तो किसी भी मिरर के सेंटर पार्ट को हम पोल कहते हैं, ये पोल कहलाएगा। और पोल से गुजरने वाली जो एक रेखा है ना, ये पोल है। पोल से गुजरने वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। यह है मुख्य अक्ष। और अपर्चर क्या होता है? तो मिरर के जितने भाग से सच में लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, मिरर के जितने भाग से सच में प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है, उसको हम अपर्चर कहते हैं। इसे ऐसे याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो हमारा टर्म है वो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है? जैसे सपोज करो, पहले इसको समझते हैं फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे। जैसे मान लिया कि आपने क्या लिया, एक हॉलो स्फीयर लिया। दिस इज द हॉलो स्फीयर ऑफ द ग्लास। कांच का एक खोखला गोला, कांच का एक खोखला गोला लिया आपने, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, कांच का एक खोखला गोला, और इसका ये सेंटर है, केंद्र होगा इसका कहीं पे। स्फीयर ऐसे समझिए, 3D में समझिए, हॉलो स्फीयर है। और इस हॉलो स्फीयर से, कांच के खोखले गोले से आपने इतना पार्ट काट लिया। क्या किया? इतना पार्ट काट लिया, इसका इतना पार्ट हमने काट लिया। और इसको हमने इधर क्या क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, इधर पॉलिश कर दिया। तो ये कैसा मिरर बनेगा? कॉनकेव बनेगा कि कॉन्वेक्स बनेगा? बताओ, कॉनकेव बनेगा कि कॉन्वेक्स बनेगा? तो आप कहिएगा सर ये हॉलो स्फीयर है, कांच का एक खोखला गोला है, और उसका ये केंद्र है, सेंटर है, और इसका इतना भाग हमने काट लिया और इधर रंग दिया, पॉलिश कर दिया। तो अब जो हमारा ये जो मिरर बनेगा वो कॉनकेव मिरर बनेगा, कॉनकेव मिरर बनेगा। तो देखिए, कॉनकेव मिरर को आपने जिस हॉलो स्फीयर से, जिस खोखले गोले से काट कर अलग किया है, उसका सेंटर इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ये मिरर हो गया, मान लिया अब हम इसको अकेले देख रहे हैं। जैसे ये मान लिया कि एक कॉनकेव मिरर है, उल्टा समझो इसको, ये एक कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर को आपने किसी खोखले गोले से काटकर अलग किया होगा ऐसे। ये कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, और इसको आपने कांच के खोखले गोले से ऐसे काटकर अलग किया होगा। तो कांच के खोखले गोले का ये जो सेंटर है, वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। यानी किसी गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले से आपने काटकर बनाया है, उसका केंद्र इस दर्पण का क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। उसी प्रकार जैसे मान लिया कि ये हॉलो स्फीयर है ग्लास का, कांच का खोखला गोला है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसका थोड़ा सा पार्ट हमने ऐसे काटकर अलग कर दिया, इससे काटकर निकाल लिया, इतना पार्ट काटकर निकाल लिया। तो ये आपका हॉलो स्फीयर है ग्लास का, कांच का खोखला गोला है, इसका केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इतना पार्ट हमने काटकर निकाल लिया। और देखिए हमने इधर पॉलिश कर दिया, इस ओर पॉलिश कर दिया। तो अब जो हमारा ये मिरर बनेगा वो क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, क्योंकि हमने पॉलिश कॉनकेव साइड करी है। तो इस खोखले गोले को आपने, इस उत्तल दर्पण को आपने जिस खोखले गोले से काटकर निकाला होगा, उसका सेंटर इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। उल्टा भी आप इसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया कि ये कोई कॉन्वेक्स क्या है, मिरर है, उत्तल दर्पण है, और इस उत्तल दर्पण को आपने क्या किया होगा? किसी खोखले गोले से काटकर अलग किया होगा, और इस खोखले गोले का कोई सेंटर रहा होगा। तो इस उत्तल दर्पण को आपने जिस खोखले गोले से काटकर बनाया है, उसका केंद्र इस दर्पण का क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो वही लिखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में कि इट इज द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर। या खोखले गोले का क्या होता है? सेंटर होता है ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र, है ना। जैसे मान लिया कि ये कोई कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर को आपने किसी खोखले गोले से काटकर बनाया होगा। तो जिस खोखले गोले से काटकर आपने इस कॉनकेव मिरर को बनाया है, अवतल दर्पण को बनाया है, उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। उसी प्रकार ये मान लिया कि कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, तो इस उत्तल दर्पण को आपने जिस खोखले गोले से काटकर बनाया होगा, उस खोखले गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, है कि नहीं। एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा है हमने कि ये जो कॉनकेव मिरर होता है, देखो कॉनकेव मिरर को आपने क्या किया होगा? मान लिया कि ये कोई कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, इसको आपने इस खोखले गोले से काटकर बनाया होगा। तो इस कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो किधर होगा? दर्पण के सामने होगा, इस तरफ होगा कहीं। कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर दर्पण के सामने है, देखो। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो कॉन्वेक्स मिरर ये हुआ, कॉन्वेक्स मिरर को आपने इस खोखले गोले से काट के बनाया है, इसका सेंटर इधर होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो दर्पण के पीछे होता है, और कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर दर्पण के सामने होगा, है कि नहीं। देखो फिर से समझो आप इसे, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर को आपने किसी खोखले गोले से ऐसे काटा होगा, और इस खोखले गोले का कोई केंद्र रहा होगा। तो अवतल दर्पण को जिस खोखले गोले से आपने काट कर बनाया है, उसका
जो केंद्र होगा इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का वक्रता केंद्र किधर होगा, ये तो ध्रुव होगा और यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा, ये दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने है। लेकिन वहीं पर अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो कॉन्वेक्स मिरर को आपने इस खोखले गोले से काट कर बनाया होगा, इसका कहीं सेंटर रहा होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, यहाँ पे कहीं होगा, ये पोल होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये दर्पण के देखिए पीछे है। तो ये जो अवतल होता है, अवतल मतलब कॉनकेव मिरर और उत्तल मतलब कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल मतलब कॉन्वेक्स मिरर। आप कह सकते हैं कि अवतल का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो दर्पण के सामने होगा, उत्तल का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो दर्पण के पीछे होगा। इस बात को थोड़ा सा आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है, वो तो मिरर देखते ही पता चल जाएगा। तो किसी गोलीय दर्पण को आपने जिस खोखले गोले से काटकर बनाया है उस खोखले गोले का केंद्र उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। सिंपल। चलो अब एक चीज और होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जिसको आर से डिनोट करते हैं। जैसे आप देखो, ये हुआ आपका अवतल दर्पण और ये हुआ इसका ध्रुव और ये हुआ इसका वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी वो इसका रेडियस ही होगा, रेडियस ही होगा ना। ये देखो, इसको गोल बना दो, आपने इस अवतल दर्पण को इस खोखले गोले से काटा था, ये सेंटर हुआ, तो सेंटर और यहाँ के बीच की दूरी रेडियस होगी ना। तो ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उत्तल में देख लो, ये देखो, ये हुआ दर्पण का ध्रुव, ये हुआ वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी को हम क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। ये त्रिज्या ही होगी ना, ये त्रिज्या ही होगी, ये त्रिज्या ही होगी। तो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हिंदी में कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का हिस्सा है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, या फिर ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। तो ये सब डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा याद रखना है। डेफिनेशन से तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पर कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तभी आपसे सवाल बनेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? यूट्यूब में क्यों दिख रहा है, क्या दिक्कत है? तो यूट्यूब में सिर्फ आप ही को दिखेगा, दूसरे को नहीं दिखेगा जिसने एडमिशन लिया है। तो ये जो ध्रुव है और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है माय डियर फ्रेंड्स, उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, है ना। चलो अब आ जाते हैं फोकस पे। एक होता है माय डियर फ्रेंड्स प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस, जिसको बड़ा वाला एफ से डिनोट करते हैं, और एक होता है फोकल लेंथ जिसको छोटा वाला से डिनोट करते हैं, छोटा वाला से डिनोट करते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं, है कि नहीं। देखिए अगर हम कॉनकेव की बात करते हैं, कॉनकेव मिरर, तो ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है मतलब अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, और ये अवतल दर्पण का ध्रुव है और ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना। दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है, जो क्षैतिज रेखा होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए आप जानते हैं कि ये अवतल है, तो इस पर हम लाइट डालेंगे तो ये अच्छी वाली बहू है ना। सब में क्या थी? नफरत थी, लेकिन सबको एक टेबल पर ले आइए। हो सकता था भविष्य में जाकर कहीं इनमें सुलह हो जाती, ये आपस में मिल जाते, लेकिन इसके आने से सब एक टेबल पे आ गए। उस टेबल का नाम है प्रिंसिपल फोकस, उस टेबल का नाम है प्रिंसिपल फोकस। लेकिन अगर यही अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है तो देखो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा नफरत फैलाने वाली बहू है। एक्चुअली बदमाशी तो बेटों की होती है, बहू बदनाम होती है ना। तो ये है पोल, है कि नहीं, पोल। और छोटी छोटी बात में जिद में घर टूट जाते हैं। शायद कहते हैं कि जिद में आबाद घर उजड़ते हैं, काम बनते हुए बिगड़ते हैं, कान अपना टटोलते ही नहीं, लोग कौवों के पीछे पड़ते हैं, है ना। तो इसमें घर टूटते हैं। अब ये वाला जो है ये नफरत फैलाने वाला आदमी है कि अगर आपके घर में थोड़ी नाइत्तेफाकी हो भी गई है तो एक आदमी होता है कि चलो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन ये आग लगाने वाला है। ये देखिए सब अलग अलग खा पी रहा था, अलग अलग, कोई अपने घर में कोई अपने रूम में खा रहा है। इसके आने से क्या होगा, ये और दूरियां फैला देगा। ये क्या क्या था, इस पर लाइट पड़ी तो एक जगह ले आया, ये और दूर कर देगा। याद कीजिए हमारी पहली क्लास हमने कहा था कि जो डाइवर्जिंग रेज होती है, जो अपसारी किरणें होती है, वो कभी आपस में मिलती नहीं, बल्कि वो जैसे जैसे दूर आगे बढ़ती जाएगी उनके बीच के फासले बढ़ते जाएंगे, उनके बीच की दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। तो ये रेज अब कभी मिल नहीं सकती। हो सकता था भविष्य में मिल जाते, ये एक टेबल पे आ जाते, एक टेबल पे आ जाते, अनंत में जाकर बहुत दिनों के बाद इनमें सुलह हो जाती, लेकिन इसके आने से अब मुमकिन नहीं रहा। इसने और क्या किया, इतनी ज्यादा नफरत फैला दी कि अब मुश्किल है कि इनमें हो। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे इनके बीच की नफरत बढ़ती जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि इन रेज को पीछे खींचते हैं, इन किरणों को पीछे खींचते हैं, और ये किरणें यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। यानी प्रिंसिपल फोकस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद, ध्यान से सुनिएगा, ये चीज वहां पे लिख भी दिया है मैंने, गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जहां पे सच में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल फोकस कहलाएगी। सच में मिलेगी किसके केस में? अवतल के केस में।
और मिलती हुई प्रतीत होगी किस केस में, उत्तल के केस में। तो ये है कॉनकेव, कॉनकेव बोले तो अवतल बढ़िया वाला, और ये है आपका कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स बोले तो उत्तल उठा हुआ, ठीक है। तो गोलीय दर्पण, ये दोनों गोलीय दर्पण है, चाहे उत्तल हो या अवतल, उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो स्फेरिकल मिरर से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जहां सच में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रिंसिपल फोकस कहलाती है। सच में मिलेगी किस केस में, अवतल के केस में, मिलती हुई प्रतीत होंगी किस केस में, उत्तल के केस में। ये कभी अब एक टेबल पर आ नहीं सकते, बस एक टेबल पर आने की कल्पना मात्र कर सकते हैं कि काश हम जैसे एक टेबल पे खाते थे वैसे ही खाते हम लोग बैठकर, लेकिन बस अब ये कल्पना मात्र ही है। यानी हम कह सकते हैं कि जो कॉनकेव है उसका रियल फोकस है, कॉनकेव जो है उसका रियल फोकस है, और कॉन्वेक्स का वर्चुअल फोकस होता है। तो ये होता है फोकस। तो फोकस को हमने डिफाइन किया है, फोकस को हमने डिफाइन किया है कि इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। यह मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होती है जहां पर प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से अपवर्तन के बाद मिलती हैं, गोलीय दर्पण से अपवर्तन के बाद मिलती हैं या मिलती हुई महसूस होती हैं, या मिलती हुई महसूस होती हैं, मिलती हैं सच में या मिलती हुई क्या होती हैं, महसूस होती हैं। महसूस होगी किस केस में, उत्तल के केस में, सच में मिलेगी अवतल के केस में। तो इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रेज ऑफ लाइट मीट, देखो मिलती हैं, और अपीयर्स टू मीट, मिलती हुई महसूस होती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद किसके थ्रू, स्फेरिकल मिरर के थ्रू। तो प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, प्रिंसिपल फोकस कहलाएंगी। और देखो कि भाई अवतल का जो होता है वो रियल फोकस होता है, सच में लाइट मिल रही है, वास्तविक फोकस, और यहाँ पे क्या है, काल्पनिक फोकस, ये है वर्चुअल फोकस, वर्चुअल फोकस, काल्पनिक फोकस। नहीं आ रहा है समझ में। और ये हो गया आपका रियल फोकस, वास्तविक फोकस। कोई शक? तो फोकस क्या हुआ, प्रिंसिपल फोकस क्या हुआ, गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जहां पर सच में मिलती हैं या मिलती हुई महसूस होती हैं, गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद जहां पर प्रकाश की किरण सच में मिल रही है या मिलती हुई महसूस हो रही है, वो कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस। और देखिए पोल और फोकस के बीच की दूरी कहलाएगा फोकल लेंथ, पोल और फोकस के बीच की दूरी कहलाएगा फोकल लेंथ, फोकस दूरी। ये जो ध्रुव है और ये जो फोकस है इसके बीच की दूरी कहलाएगी फोकस दूरी, फोकल लेंथ। ठीक है, कोई शक है, बोलो, बता दो। हाँ बना लीजिए एक ही नोटबुक का नाम का तीनों के लिए। सीजीएल के लिए कुछ तो काम चल जाएगा यहाँ से, लेकिन उसके लिए हमारा जीएस स्पेशल बैच आता है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अमित कुमार, महक, कितना याद, अच्छा वो हम लोग पढ़ाते ही रहते हैं ना दिन भर, ऐसा थोड़ी कि आपके सिर्फ बैच में पढ़ा रहे हैं तो वो याद हो जाता है। आप भी किसी को पढ़ाइएगा जाकर तो आपको याद हो जाएगा, पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने से याद होता है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफलाइन में बैचेस होते हैं मुखर्जी नगर में, नजफगढ़ में और कई जगहों पे। ठीक है, तो हम लोग तो पढ़ाते ही रहते हैं। आपको तो बहुत कम लेवल पे पढ़ाना होता है, बाकी बैचेस होते हैं उसमें काफ़ी हायर लेवल पे फिजिक्स डील करनी होती है, तो आपके लेवल का हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ओके, तो फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ये हुआ पोल, ये हुआ पोल, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपका फोकल लेंथ, फोकस दूरी। तो प्रिंसिपल फोकस को बड़ा वाला एफ से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी को छोटा वाला एफ से डिनोट करते हैं। ओके, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है ना उसको फोकस दूरी कहते हैं, फोकल लेंथ। अब एक चीज है, एक साइन कन्वेंशन यूज करते हैं हम लोग पढ़ने के दौरान। ठीक है, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें एक साइन कन्वेंशन यूज होता है। देखिएगा, साइन कन्वेंशन यूज होता है, चाहे वो कॉनकेव के लिए या कॉन्वेक्स के लिए, दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये मान लिया कि कोई कॉनकेव मिरर है और ये इसका पोल है, ये है इसका पोल, ध्रुव। तो ये साइन कन्वेंशन बोलता है कि सभी दूरियों को हम पोल से यानी ध्रुव से मापेंगे। सभी दूरियों को कहां से मापा जाता है, ध्रुव से मापा जाता है। ध्रुव से राइट साइड दाहिने ओर जो दूरियां होती हैं उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और ध्रुव से बाएं ओर जो दूरियां हैं उसको हम निगेटिव मानते हैं। ठीक है, क्या सारी दूरियों को हम कहां से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। ध्रुव से यानी पोल से राइट साइड के डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव लेंगे। डिस्टेंसेस मेजर्ड टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ द पोल आर टेकन एज व्हाट, पॉजिटिव। पहला क्या है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, सभी दूरियों को ध्रुव से मापते हैं। डिस्टेंसेस मेजर्ड टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ द पोल आर टेकन एज पॉजिटिव, ध्रुव से दाहिने ओर की दूरियों को हम पॉजिटिव लेते हैं। एंड डिस्टेंसेस मेजर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर आर टेकन एज नेगेटिव, लेफ्ट साइड की दूरियों को नेगेटिव लेते हैं। ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की दूरियों को पॉजिटिव लेंगे, नीचे की दूरियों को नेगेटिव लेंगे। बस इतना याद रखना है आपको, इतना याद रखना है कि सभी दूरियों को ध्रुव से मापते हैं। ध्रुव के दाहिनी ओर की दूरियां धनात्मक, बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियों को धनात्मक, नीचे की दूरियों को ऋणात्मक लेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं हम फोकस पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव और किस मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, बताइए किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव। यह है कॉनकेव और यह है कॉन्वेक्स, इसका फोकल लेंथ है यहाँ पे। तो बताइए किसका पॉजिटिव और किसका नेगेटिव। तो आप कहेंगे सर देखने तो मुझे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि सभी दूरियों को हम कहां से मापेंगे, पोल से मापेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो ये हुआ पोल और ये हुआ फोकस दूरी। ये जो दूरी है ये कहलाएगी फोकस दूरी। पोल से किधर है, दाहिनी ओर है,
तो उत्तल दर्पण के फोकस दूरी को हम धनात्मक लेंगे। और देखो कॉनकेव की बात करें तो ये है पोल और इधर है फोकस, इसका लेफ्ट साइड में है ना, तो पोल से लेफ्ट साइड की दूरियों को कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस अगर है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर अगर है तो उसके फोकस दूरी को पॉजिटिव लेंगे, कॉनकेव के फोकस दूरी को निगेटिव लेंगे। यही बात हमने यहाँ पे लिख रखी है कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर देखिएगा, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज टेकन एज नेगेटिव। ये आपका कॉनकेव मिरर होगा, ये कॉनकेव मिरर होगा, ये पोल होगा और ये कहीं इसका फोकस होगा, ये कहीं इसका फोकस होगा। फोकस क्या होता है, जहां पे सब बैठ के खा रहे हैं ये फोकस है, और पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ कहलाएगी। तो ये दूरी किधर है, पोल से लेफ्ट साइड है तो निगेटिव लेंगे। उसी तरह से फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज टेकन एज व्हाट, पॉजिटिव। ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ आपका, दिस वन, ये पोल हुआ, ये देखो इस पे लाइट डालो, दूरी फैलाएगा, ये लाइट को डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्जिंग रेज आपस में कभी मिलेगी नहीं, तो इसको पीछे खींचिए, कल्पना कीजिए कि भाई यहाँ पे आके मिल रही है, तो ये हुआ फोकस और ये हुआ फोकल लेंथ, तो ये फोकल लेंथ पोल से राइट साइड है, तो इसको याद कर लेना है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि अगर कॉन्वेक्स है, उत्तल दर्पण है, तो उसकी फोकस दूरी का मान धनात्मक लेंगे अपने मन से, है ना, क्वेश्चन में रहेगा तो। और अगर फोकल लेंथ क्या है, कॉनकेव मिरर का है, तो नेगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे, समझ में आया, क्योंकि रूल है, क्या रूल है कि जो ध्रुव से दाहिनी ओर की दूरियां हैं उसको उसका मान धनात्मक लिया जाता है, बाएं साइड की दूरियों का मान ऋणात्मक लिया जाता है। तो देखो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये आपका कॉनकेव है ना, ये पोल है, ये फोकस है, तो ये दूरी कहलाएगी फोकल लेंथ। तो ये दूरी पोल से किधर है, लेफ्ट साइड है ना, पोल से ये दूरी किधर है, लेफ्ट है ना, इस तरफ है, तो नेगेटिव हो गया। और अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो ये है पोल, ये है फोकस, पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ, ये दूरी कहलाती है फोकल लेंथ। तो ये पोल से किधर है, इस तरफ है, तो पोल से दाहिनी ओर की दूरियों को हम पॉजिटिव लेंगे, है ना। तो आपको याद कर लेना है कि जब भी कॉनकेव आएगा अपने मन से नेगेटिव डालेंगे, जब भी कॉन्वेक्स आएगा अपने मन से पॉजिटिव डालेंगे। कैसे हुआ ये हमने बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, लेकिन आप याद रख लीजिए, इतना कॉन्सेप्ट जानने की क्या जरूरत है आपको। जैसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज, रेडियस ऑफ कर्वेचर या एंड फोकल लेंथ भी इसमें मिला देता हूं, एंड फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी होती है। बताइए, देखते हैं कितने लोग समझ पाए। आ गया समझ में ना, उल्टा लिखा है क्या, एक मिनट में चेक कर लेता हूं। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, ठीक तो है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी का मान, अच्छा यहाँ पे है क्या, हाँ यहाँ पे ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, मैंने ही गलत लिख दिया। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, धनात्मक होता है। चलिए, हिंदी में थोड़ा सा मिस हो गया था टाइप करने में। तो देखो फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, देखो ये मान लिया कॉनकेव मिरर है, तो ये हुआ पोल और ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये दूरी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसको हम सीधा करते जाएं थोड़ा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, सीधा कर दें, अब क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है प्लेन मिरर का, वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, ठीक है। सो सी शुड बी द राइट, सॉरी बी शुड बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो याद रखना है कि इन्फिनिटी होगा। जैसे मान लिया कि ये कोई कॉनकेव मिरर है, तो इसका कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर रहा होगा, ये रहा होगा। अब इसका हम ऐसे बढ़ाते जाएं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है कि नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता जाएगा, सेंटर आगे बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, सीधा ही कर दो तो अनंत हो जाएगा ना, अनंत हो जाएगा। सो बी शुड बी द राइट ऑप्शन। तो जो प्लेन मिरर होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इस तरह के छोटे मोटे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब एक रिलेशनशिप होता है, ये जो फोकल लेंथ होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि एफ जो होता है वो r/2 होता है, एफ जो होता है वो r/2 होता है। एफ क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। यानी अगर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है तो फोकल लेंथ निकल जाएगा, फोकल लेंथ दिया हुआ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा। यहाँ पर जैसे मैं कहूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी दर्पण का 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी। तो आप कहेगा सर फोकस दूरी होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, है ना, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है आपका फोकस दूरी। तो यहाँ पर 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बिल्कुल आधी होती है। जैसे मान लिया कि यहाँ पे कोई अवतल दर्पण है, यहाँ पे इसका ध्रुव है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ यहाँ पे कहीं पे होगा, बीच में इसका बिल्कुल आधी दूरी पे होगा, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा F = r/2, तो r = कितना हो जाएगा, 2 गुना F हो जाएगा। तो अगर वक्रता त्रिज्या दी हुई है तो फोकस दूरी ज्ञात हो जाएगी, फोकस दूरी दी हुई है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका r = क्या है, 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, r/2, ठीक है।
तो अगर आर निकालना चाहे तो 2 गुना एफ हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो ये हमारा रिलेशनशिप याद रख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या में संबंध। एफ क्या होगा? आर बटा 2। एफ इज इक्वल टू क्या होगा? आर बटा 2। जहां पे एफ क्या है? फोकस दूरी है, आर जो है वो वक्रता त्रिज्या है। यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये जो फोकस दूरी होगी ना, वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। नोट करेंगे। 8 सेंटीमीटर कैसे होगा? 15 होगा ना सोहन? क्लियर होना चाहिए। तो ये छोटे मोटे सवाल पूछ सकते हैं। अब देखिए, हम लोग देखने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होंगे। कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा। अवतल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब होंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो कैसे होंगे। तो जब भी कोई इमेज की आप बात करते हो तो सबसे पहले हम देखते हैं इमेज का नेचर, है ना। इमेज, अवतल दर्पण से बनने वाला जो इमेज होगा, प्रतिबिंब होगा, वो कैसा होगा। ठीक है, तो जब भी प्रतिबिंब की बात होती है तो सबसे पहले हम उसका नेचर देखते हैं भाई साहब, प्रकृति देखते हैं, और फिर उसका साइज की बात करते हैं, आकार की बात करते हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब देखिए क्वेश्चंस की भरमार होने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, तो आप कहिएगा सर अवतल दर्पण से बनने वाला इमेज रियल हो सकता है, वास्तविक हो सकता है। और वास्तविक इमेज कैसा होता है? उल्टा होता है कि सीधा होता है? तो रियल मतलब अच्छे लोगों को लोग उल्टा यानी गलत समझ लेते हैं। तो रियल लिखने का मतलब अपने आप समझ लीजिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, ये कहने की बात नहीं है। और कैसा होगा? वर्चुअल भी हो सकता है। और जब मैं वर्चुअल लिखूंगा तो क्या लिख दीजिएगा? सीधा अपने आप आपके दिमाग में आना चाहिए। काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक लोगों को मतलब फेक फाक करने वाले लोगों को सीधा यानी सच्चा समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉनकेव मिरर से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो सकती है, तो आप कहिएगा सर वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है प्रकृति, है ना। और साइज की बात करें तो देखो, साइज जो है वो वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है, और वस्तु के बराबर भी हो सकता है। अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब के आकार की अगर हम बात करें तो वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है, वस्तु के बराबर भी हो सकता है। अगर इमेज जो है प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है तो उसको एक शब्द में लिखते हैं मैग्नीफाइड। क्या लिखते हैं? मैग्नीफाइड, आवर्धित। क्या लिखते हैं? आवर्धित लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आवर्धित। और छोटा है तो छोटा को लिखते हैं डिमिनिश्ड। क्या लिखते हैं? डिमिनिश्ड। वस्तु से छोटा, तो वस्तु से छोटा को एक शब्द में क्या लिखते हैं? डिमिनिश्ड। बड़ा है तो क्या लिख देंगे एक शब्द में? मैग्नीफाइड। तो अगर हम बात करें कि अवतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो कहिएगा सर रियल भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है, और वस्तु से बड़ा भी हो सकता है मतलब मैग्नीफाइड, वस्तु से छोटा भी हो सकता है मतलब डिमिनिश्ड, वस्तु के बराबर भी हो सकता है। ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने वस्तु को दर्पण के सामने कहां कहां रखा है। अगर आप वस्तु की पोजीशन को चेंज करते जाएंगे तो इमेज का नेचर और साइज दोनों चेंज करता चला जाएगा। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कॉनकेव मिरर से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वस्तु के बराबर भी हो सकता है। किस बात पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने आपने वस्तु को कहां कहां पे रखा है, वस्तु की पोजीशन चेंज करते जाओगे, स्थिति चेंज करते जाएंगे आप, प्रकृति और आकार बदलता चला जाएगा। जैसे देखो, अगर मान लिया कि ये कोई आपका कॉनकेव मिरर है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका कोई कॉनकेव मिरर है और ये इसका क्या है? ध्रुव है। ध्रुव तो आप समझ में आता होगा, यह दर्पण का ध्रुव, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहीं क्या होगा? फोकस होगा, है ना। और यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, बिल्कुल बीचों बीच में होगा। तो देखो, अगर आप क्या कर रहे हो, पोजीशन चेंज कर रहे हो, जैसे पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो इमेज कुछ और होगा। ये पहली पोजीशन हो गई। इधर शिफ्ट करते जाओ, शिफ्ट करते जाओ, यहाँ पे ले आए, फोकस पे ले आए तो कुछ और हो जाएगा इमेज का नेचर और साइज। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रख दो तो कुछ अलग तरह का इमेज बनेगा, है ना। और अगर हम रख दें यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाके रख दें तो कुछ और इमेज बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखें कुछ और बनेगा, और अनंत पे अगर रख दें, अनंत पे रख दें तो कुछ और इमेज बनेगा। तो 6 पोजीशन यहाँ पे रख करके देखेंगे हम लोग। एक बार वस्तु को पोल और फोकस के बीच रख के देखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच रख के देखेंगे कि कैसा इमेज बनेगा। फिर फोकस पे रख के देखते हैं, फिर सी और एफ के बीच रख के देखेंगे, फिर सी पे रख के देखेंगे, फिर सी के बाहर रख के देखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो, इन्फिनिटी पर कहाँ ऑब्जेक्ट रहता है? इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट कब होता है? जैसे आकाश की वस्तुएं, चांद, सूरज, सितारे हमसे कितनी दूरी पर हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, अनंत दूरी पे हैं हमसे, है कि नहीं? हम देख पा रहे हैं उसको। तो चांद, सूरज, सितारे हमसे अनंत दूरी पे हैं, तो वो एक वस्तु है, तो वहां पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कैसा बनेगा? तो पोजीशन से सवाल आपका पूछ सकता है जी। तो आप याद कर लीजिएगा
कि अवतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसका आकार और उसकी प्रकृति किस बात पे डिपेंड करेगी? इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपने अवतल दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट को कहां कहां पर रखा है, कहां कहां पर रखा है। आप पोजीशन चेंज करते जाओगे, इमेज का नेचर और साइज सब चेंज करता चला जाएगा। तो अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब रियल इन्वर्टेड हो सकता है, वर्चुअल इरेक्ट हो सकता है, सेम साइज का हो सकता है, वस्तु से बड़ा हो सकता है, वस्तु से छोटा हो सकता है। विदित कह रहे हैं कि गुरुजी सैटरडे को क्लास थोड़ी थी। सैटरडे को क्लास नहीं लेंगे तो आपका एग्जाम में बहुत कम समय है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। खुशी करें कि सर राइटिंग नहीं सही है आपकी, तो यहाँ पे लिख दिया, देखिए मैंने और साफ लिखूंगा, लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी, घबराइए मत। क्लियर है जी? तो अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब किस बात पे डिपेंड करेगा कि मुख्य अक्ष पर वस्तु को आपने कहां कहां पे रखा है। पोजीशन चेंज करते जाओगे, इमेज का नेचर और साइज चेंज करता जाएगा और यहां से आपको सवाल हो सकते हैं। तो सारे पोजीशन को हमने एक चार्ट से क्लियर किया है, एक चार्ट से हमने बताने की कोशिश की है और फिर उसके ट्रिक हम आपको समझा देंगे कि कैसे उसे याद रखना है। तो देखो यहां पे हमने एक ही लिया है स्लाइड और उस पे पोजीशन हमने बता दिया है। देखो पहला पोजीशन, वस्तु को हम कहां रखने जा रहे हैं? पोल और फोकस के बीच, ये पोल और फोकस के बीच। तो ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखेंगे, है ना, तो प्रतिबिंब इधर कहीं बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। किधर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा होगा? बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अब इस पोजीशन को आपको रटना है। क्या ये अपने आप में स्पेशल केस है? और यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए कि प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से बड़ा हो। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए कि प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा हो। तो आप कहिएगा सर यही एक पोजीशन है, पोल और फोकस के बीच जब रखेंगे तो। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, जैसे ये आपका कॉन्केव मिरर है ना, ये आपका कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव हुआ और ये इसका फोकस हुआ। तो ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच कहीं पे भी रख दो, है ना। प्रतिबिंब किधर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लो, है ना। पोल और फोकस के बीच अगर ऑब्जेक्ट है, इस बीच ऑब्जेक्ट है, पोल और फोकस के बीच अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। मैग्नीफाइड बनेगा, है ना, यानी काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे रख लो, है ना, इसके बाद आप कहीं पे भी रख लो, यहां पे रख लो, फोकस पे रख लो, एफ और सी के बीच रख लो, सी के बाहर रख लो, इन्फिनिटी पे रख लो। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख के देख लो। अब इमेज के नेचर में तो चेंज नहीं आने वाला, समझिएगा इस बात को। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप क्वेश्चन देखते ही पकड़ लोगे उसका उत्तर। नेचर तो आप चेंज नहीं करेगा। अब बाकी सारे केसेस में चाहे अब फोकस पे रख लो, एफ और सी के बीच रख लो, सी के पर रख लो, सी के बाहर रख लो, अनंत पे रख लो, कहीं पर भी रख लो अब इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को, अब प्रतिबिंब का नेचर तो कम से कम चेंज नहीं करेगा। क्या होगा? रियल इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। अब सिर्फ साइज चेंज करेगा, नेचर चेंज नहीं करेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। यानी आपसे किसी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी अवतल दर्पण के सामने हमने वस्तु को रखा है ना, और प्रतिबिंब कैसा बना है? काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से बड़ा। तो कहिएगा कि कहां पे रखा होगा आपने? इस बीच कहीं रखा होगा, पोल और फोकस के बीच कहीं पे आपने वस्तु को रखा होगा। अब बाकी सारे केसेस में इमेज कैसा बनने वाला है? रियल इन्वर्टेड। देख लो, कहीं पे भी आप रख के देख लो, फोकस पे रख के देख लो, एफ और सी के बीच रख के देख लो, सी पर रख के देख लो, सी के बाहर रख के देख लो, अनंत पे रख के देख लो। अब सारे केस में देखो रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। नेचर अब चेंज नहीं करने वाला है ना। नेचर के लिए आप एकदम आश्वस्त हो जाओ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर सो दैट वी हैव अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए कि प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बने। तो आप कहिएगा सर यही एक पोजीशन है, पोल और फोकस के बीच। इसके बाद आप कहीं पे भी रखोगे तो रियल इन्वर्टेड बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट यहीं पे बनेगा, बस इसके बीच बनेगा। चलो शिफ्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, हम कहां पे ले आते हैं? पोल और फोकस से हटाकर फोकस पे ले आते हैं, एग्जैक्ट फोकस पे ले आते हैं। तो अगर वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। कैसा बनेगा? अनंत पे बनेगा। ये चार्ट याद हो जाएगा अभी आपको, घबराइए मत, मेरे साथ साथ बस चलते जाइए। फोकस पे वस्तु को रखा तो इमेज कहां पे बनेगा? इन्फिनिटी पे। और अनंत, हमसे अनंत दूरी पर क्या है? आकाश है, और आकाश क्या है? विशाल है। तो अनंत पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? बड़ा या बहुत बड़ा? बहुत बड़ा, हाईली एनलार्ज्ड। और नेचर की तो बात अब करनी ही नहीं है, रियल इन्वर्टेड तो होना ही होना है, रियल इन्वर्टेड तो होना ही होना है।
ओके तो फोकस पे रखने पे कहां बन रहा है, इन्फिनिटी पे, फोकस पे रखने पे अनंत पे बन रहा है, और अनंत पे बहुत बड़ा, अनंत दूरी पर हमसे क्या है, आकाश है, तो आकाश यानी अनंत पे जो इमेज बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। अब ले आते हैं एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, तो सी के बाहर बनेगा, सी के बाहर बनेगा और बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। नेचर तो आप कहना नहीं है ना, रियल इन्वर्टेड होना ही होना है, नेचर के बारे में तो भूल ही जाइए, अब आश्वस्त हैं आप। उसके बाद हम सी पे रखना चाहते हैं, सी पे रखना चाहते हैं, तो ये भी अपने आप में एक स्पेशल केस है, जैसे 1 अपने आप में स्पेशल केस है, ये 4 भी अपने आप में स्पेशल केस है। अगर हम सी पे रखते हैं यानी वक्रता केंद्र पे रखते हैं, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और बराबर बनेगा, बराबर बनेगा। रियल इन्वर्टेड तो होना ही है, अब ये कहने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा सवाल पूछा जाता है आपसे कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर हो, वक्रता केंद्र पर। तो एक सवाल तो ये हो गया स्पेशल वाला कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम कहां पर रखें कि प्रतिबिंब काल्पनिक हो, पोल और फोकस के बीच अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए कि प्रतिबिंब बराबर हो, वस्तु के बराबर हो, वक्रता केंद्र पर। अब आ जाइए वक्रता केंद्र के बाहर यानी बियॉन्ड सी, वक्रता केंद्र से बाहर रखने पर एफ और सी के बीच बनेगा और डिमिनिश्ड यानी अब छोटा हो जाएगा इमेज। देखिएगा यहां से अगर हम फोकस से इधर चलते जा रहे हैं तो इमेज का अब साइज घटता चला जा रहा है, नेचर तो सेम रहेगा, साइज घटता चला जा रहा है। फोकस पे रखने पर इन्फिनिटी पे बना था और इन्फिनिटी पे बहुत बड़ा था, सी के बाहर बड़ा हुआ, उसके बाद इक्वल हुआ, घटता जा रहा है साधना, बहुत बड़ा से बड़ा, उसके बाद बराबर, उसके बाद छोटा हुआ और फिर बहुत छोटा, उसके बाद बहुत छोटा। तो बियॉन्ड सी, सी के बाहर रखने पर एफ और सी के बीच बनेगा और बहुत ही छोटा होगा। और अब एक आ गया अगला हमारा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रखने पे कहां पे बनता है, फोकस पे, और फोकस पे बहुत ही छोटा, और नेचर तो रियल और इन्वर्टेड होगा ही। यानी अगर हम बात करें तो पोल और फोकस के बीच रखने पर तो स्पेशल केस हो गया है ना कि भाई वर्चुअल बनेगा, लेकिन अगर हम फोकस से इन्फिनिटी के बीच कहीं पे भी रखते हैं तो इमेज का क्या हो रहा है, नेचर चेंज नहीं कर रहा है, रियल इन्वर्टेड हो रहा है, साइज घटता चला जा रहा है, साइज घटता चला जा रहा है। फोकस पे बहुत बड़ा, पोल और फोकस के बीच बड़ा, फोकस पे रखने पे हो गया बराबर, यानी घटता ही चला जा रहा है ना, बहुत बड़ा से बड़ा हुआ, बड़ा से फिर बराबर हुआ, बराबर से छोटा हुआ, छोटा से बहुत छोटा हो गया। अब देखो पहला और चौथा अपने आप में स्पेशल केस है, दूसरा और छठा एक दूसरे का उल्टा है। फोकस पे रखने पे इन्फिनिटी पे बनता है, तो इन्फिनिटी पे रखने पे कहां बनेगा, फोकस पे। उसी तरह से तीसरा और पांचवा एक दूसरे का उल्टा है, एफ और सी के बीच रखा तो सी के बाहर बना, सी के बाहर रखा तो एफ और सी के बीच बना, एफ और सी के बीच बना। आ रहा है समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इसमें देखो रटेंगे तो खत्म हो जाएगा, ये बस पॉइंट्स याद रखने, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चाहे जितना बड़ा भी क्वेश्चन यहां से पूछ देगा, आपने ये समझ लिया है तो आपका काम बन जाएगा, है ना। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर सो दैट वी हैव अ रियल इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रख दें कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने, बोलिएगा सी पे। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रख दें कि इमेज वर्चुअल हो, तो बोलिएगा कि यही एफ और पोल और फोकस के बीच रखने पर ही ऐसा संभव है। ओके चलिए, अब इसके यूजेस से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। कॉन्केव मिरर के यूजेस, वीवीआई है ये, इसको याद करके जाना है। अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग टॉर्च में करते हैं, हेडलाइट में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं। देखिए ये टॉर्च है, टॉर्च के अंदर इस तरह से मिरर होता है, यहाँ पे ये लाइट आ रही है ना, तो ये लाइट को क्या करता है, बीम बना देता है, कन्वर्ज कर देता है ना। तो हेडलाइट में भी देखा होगा कि यहाँ पे बल्ब है, तो ये मिरर रहता है, दर्पण रहता है, जो लाइट को एक बीम बनाता है, ऐसे फोकस करता है। अगर आप ये हटा दो, जैसे आपके टॉर्च में अंदर जो मिरर दिया हुआ है उसको हटा दो, तो ये लाइट डिफ्यूज हो जाएगी, फैल जाएगी, बीम नहीं बन पाएगी। तो चूंकि अवतल दर्पण क्या करता है, लाइट को क्या करता है, एक जगह कन्वर्ज करता है, तो लाइट की एक बीम प्राप्त होती है। इसलिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल टॉर्च, हेडलाइट, सर्च लाइट में हम लोग करते हैं, शक्तिशाली बीम प्राप्त करने के लिए। शेविंग मिरर के तौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा गया कि शेविंग मिरर के तौर पे हम किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, उत्तर क्या होगा, अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण को आप सामने रखेंगे तो बड़ा सा इमेज बनेगा आपके फेस का और कटने फटने से बच जाएगा। इसका इस्तेमाल दंत चिकित्सक करते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा गया कि दंत चिकित्सक दांतों की का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, देखा होगा एक ऐसे लंबा सा चम्मच जैसा यंत्र आपके मुंह में ऐसे डालकर देखेंगे, उसमें मिरर लगा होता है, तो बड़ा इमेज बनेगा और टीथ अच्छे से दिखाई देगा। तो इसका प्रयोग दंत चिकित्सक दांतों को बड़े रूप में देखने के लिए करते हैं। तो यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। इसका इस्तेमाल ईएनटी डॉक्टर्स करते हैं। ईएनटी डॉक्टर समझते हैं, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया, देखिएगा प्रीवियस ईयर्स में। ईएनटी डॉक्टर्स किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो डॉक्टर जो ईयर मतलब कान, नोज एंड थ्रोट, कान, नाक और गले का इलाज करते हैं ना, उसको बोलते हैं ईएनटी डॉक्टर्स। तो ईएनटी डॉक्टर जो है इसी का प्रयोग करते हैं, किसका, कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं।
इसका इस्तेमाल सोलर फर्नेसेस में, सोलर कुकर में किया जाता है खाना को पकाने के लिए। सोलर भट्टियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है खाना वाना बनाने के लिए। लाइट को क्या करेगा, लाइट में जो हीट है उसको कन्वर्ट करके उससे आप खाना बना लेंगे, है ना। तो इनका प्रयोग जो है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सौर भट्टियों को गर्म करने के लिए सूर्य की किरणों को फोकस करके किया जाता है। तो सिंपल याद रखना, सोलर फर्नेस यानी सोलर भट्टी में, सोलर कुकर में हम क्या करते हैं, तो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, आ रही समझ में बात। आरआरबी जेईई के लिए आपको हमारा जो बैच आता है जीएस स्पेशल, वो आपको लेना पड़ेगा। पर यहाँ पे मैं काफ़ी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे सवाल, मतलब 75% बन जाएंगे। तो आज यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब और उसकी प्रकृति के बारे में, और साइज के बारे में, और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम लोग आगे चलेंगे ह्यूमन आई वगैरह पे चलेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम बायो की क्लास में हाजिर होंगे। चलिए, तो मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।